हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड अर्न सीरीज एपिसोड नंबर 4। एंड बिफोर आई गिव द आंसर ऑफ द लास्ट एपिसोड, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि आज के एपिसोड में जो मैं क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ, उन क्वेश्चंस का आंसर जिन जिन बच्चों ने एकदम सही दिया, अगर तो बेटा जो अब हमारा प्राइस है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसलिए चेंज कर रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि भाई बच्चों का आ रहा है एग्जाम, हाँ, और एक महीना भी अब नहीं बचा, तो ऐसा प्राइज अब देना है कि जो बच्चे के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो। तो कुछ प्राइज ऐसा सोच लिया है, मैंने भी सोच लिया है, दीपक सर ने भी सोच लिया है कि ऐसा प्राइज सोचा हुआ है कि वो प्राइज मिलेगा अब आपको जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है। अब वो प्राइज क्या है सर, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, या आपको दीपक सर पहले ही बता देंगे कि क्या प्राइस आपको मिलेगा। ठीक है, मगर आपको इतना बता देता हूं मैं कि ऐसा प्राइस रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स पूरी की पूरी कोशिश करना कि आंसर एकदम आपके सही हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, एकदम 1 रुपए भी नहीं देना आपको, ऐसे प्राइस मिलने वाली है। ठीक है, आज के एपिसोड का जो क्वेश्चंस है, मगर जो लास्ट के एपिसोड्स के क्वेश्चंस थे एपिसोड नंबर 3 के, जिसका आंसर मैं आज देने जा रहा हूं, उसका प्राइस हमारा सेम रहेगा जो प्राइस मनी थी। ठीक है, बट आज के एपिसोड का जो क्वेश्चंस के आंसर सही आएंगे उसका प्राइस डिफरेंट होने वाला, और ऐसा होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर है? क्लियर है। चलिए भाई सीरीज को अपनी स्टार्ट करते हैं, एपिसोड नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सर आंसर बताने हैं लास्ट सीरीज के क्वेश्चंस के आंसर क्या थे और विनर्स का नाम डिस्क्लोज करना है। चलिए भाई देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी एपिसोड नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, वो क्या था? वो था, पहला क्वेश्चन था हमारा, टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू बी प्रूव्ड। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है? और इतना इजी क्वेश्चन मैंने पूछा था, मगर इसमें भी पता नहीं कुछ बच्चों का आंसर गलत कैसे आया, मुझे नहीं समझ आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या चीज है सर? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूं, और आंसर क्या है इसका, आंसर इसका क्या है देखते हैं। आंसर देखिए क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन्स टू डू एन इलीगल एक्ट, पहला पोर्शन, और या तो टू डू एन इलीगल एक्ट बाय इलीगल मीन। सिंपल सा है बेटा, ये तो डेफिनेशन ही है। ये देखिए मैंने नीचे लिखा है, एज पर सेक्शन 120A द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मींस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मींस, ये तो डेफिनेशन है आपकी। डेफिनेशन से क्वेश्चन मैंने पूछा था खाली आपका, क्या होता है व्हेन टू और मोर पर्सन्स क्या कर रहे हैं, एग्री टू डू और कॉज टू बी डन। दो या दो से ज्यादा लोग हैं आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। कैसा एग्रीमेंट सर? कोई इलीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, एग्री करते हैं कि कोई इलीगल एक्ट करना है, या तो कोई लीगल एक्ट करना है, मगर जो उसका तरीका होगा वो कैसा होगा, इलीगल। तो इसको हम लोग बोल देते हैं सर दिस इज एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बेटा क्या मुश्किल थी इसके अंदर, बताइए क्या मुश्किल थी? हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या लिखा, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये एग्रीमेंट जो है ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं, जिनका सही है बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका एक पड़ाव पूरा हो गया है, आंसर नंबर 1 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, मिस्टर ए फाइंड्स अ गोल्ड रिंग ऑन द रोड, रोड पे चलते चलते उनको एक सोने की अंगूठी मिल गई। नोइंग इट टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जेड, उसको मगर पता था कि ये जो अंगूठी है, हाँ भाई मैंने मिस्टर जेड के हाथों में पहने हुई देखी है। ठीक है, उसको पता था कि प्रॉपर्टी किसकी है, मिस्टर जेड की है। ही हैविंग अननोइंगली लॉस्ट इट, देयर ए पिक्स अप द रिंग, और ए को अंगूठी मिल गई, मिस्टर जेड ने अंगूठी खुआ दी और मिस्टर ए को मिल गई, मगर मिस्टर ए को उस समय पता है कि ये अंगूठी किसकी है, मिस्टर जेड को पता है उसको। ठीक है, एंड प्लेजेस इट विद अ मनी लेंडर। लो भाई साहब, अंगूठी मिली तो आप खुद बताओ, अंगूठी जब आपको मिली है किसी की, आपको पता है वो किसकी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चुपचाप जाके उसको वापस दे देना चाहिए कि भाई साहब ये लीजिए आपकी अंगूठी, होना चाहिए। मगर यहां पे इसने क्या किया है, इसने इस अंगूठी को जाके प्लेज कर दिया है टू अ मनी लेंडर, और जाके वहां से कुछ पैसे ले लिए हैं।
समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ए हैज कमिटेड, भाई गलत तो कुछ ना कुछ करा ही है ना, गलत तो सर किया है। तो ए हैज कमिटेड नंबर 1, सर क्या ए ने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, या सर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, या सर चोरी करी थेफ्ट किया था, या सर कोई भी ऑफेंस नहीं किया, एकदम बढ़िया काम किया है, कुछ गलत नहीं है। बताइए ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। बहुत बच्चों का आंसर इसमें सही आया है, मगर कुछ बच्चों का गलत भी आया है। और ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सर इसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 403। और क्या लिखा है इसके अंदर? क्या है? whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any of the movable property shall be punished with the imprisonment of either description। ये आपका सेक्शन 403 के अंदर डिफाइंड है। अब सुनिए, सेक्शन जो 403 है उसमें दो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पता है? सेक्शन 403 के अंदर दो एक्सप्लेनेशन दी है, उसमें से जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो डील करती है विद द फाइंडर ऑफ गुड्स से। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 403 किससे डील करती है? फाइंडर ऑफ गुड्स है। और ये जो क्वेश्चन है ये वही का क्वेश्चन है, फाइंडर ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है। मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 403 मैंने लिखा है नीचे, ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी, देखिए। explanation to this section, section का मतलब 403, emphasizes that in case of finder of goods, if he has taken all precautions to ascertain the true owner and kept the goods for a reasonable time for restoring it to the true owner, भाई आपने पूरा क्या करा? विद ड्यू डिलीजेंस, विद डिलीजेंस आपने हर तरह की प्रिकॉशन ली, ये ढूंढने की पूरी शिद्दत से आपने ढूंढने की कोशिश करी कि भाई साहब एक्चुअल में इसका ट्रू ओनर कौन है, ठीक है? और अपने पास एक रीजनेबल टाइम तक के लिए आपने गुड्स को अपने पास रखा हुआ है। ही कैन यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिमसेल्फ इफ द ट्रू ओनर इज नॉट फाउंड। बट अब जो हमारा केस है वो कहां आता? आगे देखिए, बट इफ immediately misappropriate the property he would be liable under this section। ये बोलती है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। मगर जो हमारा केस है, हमारा जो क्वेश्चन है सर, हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे तो भाई साहब आपको ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, पता करने की कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी ही पता था, आपको ऑलरेडी पता था कि मिस्टर जेड इज द ट्रू ओनर, मगर उसके बावजूद भी मिस्टर ए ने क्या करा? उस प्रॉपर्टी को क्या करा? मिस एप्रोप्रिएट करा फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। आता है तो भाई साहब इसका आंसर है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 403 एक्सप्लेनेशन नंबर 2। समझ आती है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है, हाँ देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर सबसे ज्यादा गलत इसी में करा है बच्चों ने। अब क्यों करा मुझे इसका मतलब उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका वीक है यहाँ पे, ठीक है? डेफेमेशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है वीक। आप थोड़ा ध्यान से समझना डेफेमेशन एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से समझना। क्या लिखा था? मिस्टर ए ने इनवाइट किया था अपने एक दोस्त को, मिस्टर ए इनवाइटेड हिज फ्रेंड मिस्टर बी टू हिज हाउस फॉर अ डिनर, ठीक है? While there was having a dinner, B made a certain unwanted comments about the married sister of A। B ने क्या कर दिया? मिस्टर बी ने मिस्टर ए के बारे में, ए की सिस्टर के बारे में कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर दिया, जिसके चक्कर में मिस्टर ए को आ गया गुस्सा, मिस्टर ए को आ गया गुस्सा। एंड फ्रस्ट्रेटेड ए स्टार्टेड अब्यूजिंग बी। मिस्टर ए शुरू हो गया कि भाई साहब तुमने मेरी बहन के बारे में बोला कैसे? हाँ, और शुरू हो गया मिस्टर बी को गालियां देना शुरू कर दिया। एंड ऑल्सो सेड दैट तुम वुमेनाइजर हो, तुम चीट हो, तुमने अपने एम्प्लॉयर के फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया एंड ऑल एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। बहुत खड़ी खोटी सुनाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई मिस्टर बी ने क्या करा? मिस्टर बी गुस्सा में आया और क्या कर दिया? मिस्टर बी सूड ए फॉर डिफामेशन। अब आपके सामने क्वेश्चन है या कोर्ट के सामने क्वेश्चन है, क्या वेदर ए विल बी लाइबल? क्या ए लाइबल रहेगा और मिस्टर बी केस जीतेगा? बताइए भाई, क्या मिस्टर ए लाइबल रहेगा? बताइए बताइए जल्दी बताइए। वेदर मिस्टर ए विल बी लाइबल फॉर द सूट फाइल बाय मिस्टर बी फॉर द डेफेमेशन। क्या यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को डिफेम किया है? क्या यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को डिफेम किया है? बताइए। और क्या ये आपका ये फॉल करेगा सेक्शन 499 के अंदर? बताइए बताइए जल्दी बताइए। मैं बता रहा हूं, आपने तो बता दिया है, मैं बता रहा हूं। द आंसर इज नो।
द आंसर इज नो। यहाँ पे कोई भी डिफेमेशन नहीं हुआ है बेटा, यहाँ पे कोई भी डिफेमेशन नहीं हुआ है। डिफेमेशन कब होता है? डिफेमेशन कब होता है? इधर आइए, इधर आइए। डिफेमेशन क्या होता है? देखिए पहले, आंसर इज नो। डिफेमेशन क्या होता है? पब्लिकेशन ऑफ द नेगेटिव स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। डिफेमेशन इज अ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन होता है of the negative statement which tends to lower a person in the estimation of right thinking members of a society generally, or which tends to make them shun or avoid that particular पर्सन। मतलब क्या? डिफेमेशन का मतलब भाई साहब पहला तो पब्लिकेशन होना चाहिए स्टेटमेंट का, समझ आ रही है? और पब्लिकेशन ऐसा जिससे कि जो राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके सामने पब्लिकेशन होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए। हाँ, और जिससे क्या हो कि जिसके बारे में आपने कुछ बोला है तो जो राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है उनका जो सोच है वो क्या हो जाए? जस्ट अपोजिट हो जाए। जो आपके बारे में अच्छा सोचते थे वो बुरा सोचने लग जाए। मगर एक बात बताओ, इस केस के अंदर, इस केस के अंदर जो हमारा केस था, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो एक रूम है, जहाँ पे घर है, जहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बुलाया है, और उस बंद रूम के अंदर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गालियां दी हैं और उल्टा सीधा बोला है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, डिफेमेशन कब होता है? पता है आपको डिफेमेशन कब होता है? डिफेमेशन होने के लिए देयर मस्ट बी थ्री पार्टीज, तीन पार्टीज का होना जरूरी है। नीचे देखिए, थ्री पार्टीज का होना जरूरी है। नंबर वन द वन हु डिफेम्स, मिस्टर ए, जो हमारे एग्जाम्पल, जो हमारे केस के हिसाब से मिस्टर ए द वन हु डिफेम्स, द वन हु अटैक्स, ठीक है। नंबर टू, हु गेट डिफेम्ड, हु गेट अटैक्ड, मिस्टर बी, ठीक है। और तीसरी पार्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है टू कंस्टिट्यूट ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, और वो है आपकी इन फ्रंट ऑफ होम द पर्सन इज डिफेम, दैट इज सोसाइटी। भाई साहब एक बात बताओ, सोसाइटी कहां थी? कोई थर्ड पर्सन के सामने डिफेम किया है क्या? किसी थर्ड पर्सन के बारे में डिफेम किया? किसी सोसाइटी के मेंबर्स को या किसी बाहर की पब्लिक को कुछ पता चला क्या? नहीं सर, अपने घर में क्या करा है? गालियां उसको सुनाई, उसको उल्टा सीधा बोला है। थर्ड पार्टी है कहाँ यहाँ पे? कोई थर्ड पार्टी, कोई सोसाइटी है? कोई पब्लिकेशन हुआ उस स्टेटमेंट का? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ऐसे अगर होने लग जाए तो बेटा, आपस में दो दोस्त मिलते हैं, एक दोस्त ने अगर दूसरे दोस्त को अच्छा खासा गाली दे दी तो दूसरा दोस्त तो जाकर उसके डिफेमेशन का सूट फाइल कर देगा। समझ आ रहा है? तो डिफेमेशन तभी होता है जब वहां पे पब्लिकेशन हो, जो आपने स्टेटमेंट बोला है किसी के बारे में। पब्लिकेशन का मतलब क्या हो रहा है? किसी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के सामने होना चाहिए या थर्ड पर्सन को पता चलना चाहिए, तभी डिफेमेशन होगा। तो अपने माइंड में एकदम सिंपल सा ये बना लो पॉइंट कि डिफेमेशन में तीन पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। नंबर वन, द पर्सन हु इज अटैकिंग, ठीक है। नंबर टू, जिसके ऊपर अटैक हुआ है, जिसको उल्टा सीधा बोला गया है। और नंबर थ्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जनरल पब्लिक, दैट इज द सोसाइटी, ठीक है, द राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। हमारे केस में सिर्फ दो लोग थे, हमारे केस में सिर्फ ये पार्टी वन थी और पार्टी टू थी, मगर ये हमारे केस में नहीं थी। जब ये है ही नहीं तो बेटा डिफेमेशन कहाँ से हो गया? तो डिफेमेशन कहाँ से हो गया? समझ आ रही है? डिफेमेशन नहीं है, तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी गो विद इंटेंट टू किल सी। ए स्टूड ऑन अ गार्ड विद अ स्पेयर गन, ठीक है, वो बाहर खड़ा रहता है, ठीक है, पहरा दे रहा है इन हैंड आउट, बट डिड नॉट शूट सी। बी किल सी। लो भाई, अब ए और बी ने दोनों ने प्लानिंग करी है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी रची है, षड्यंत्र रचा है कि भाई साहब मिस्टर सी को मारना है। और दोनों क्या करते हैं? दोनों जाते हैं विद द इंटेंशन टू किल मिस्टर सी। मगर क्या होता है? मिस्टर ए खाली खड़ा रहता है, ठीक है, मिस्टर ए क्या करता है? खाली खड़ा रहता है गन को लेके, ठीक है। और एक्चुअल में शूट कौन कर रहा है? मिस्टर बी शूट कर रहा है मिस्टर सी को। क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्वेश्चन आपके सामने, क्या ए एंड बी बोथ आर इक्वली लाइबल, या ए इज नॉट लाइबल एज ही डिड नथिंग, ओनली बी इज लाइबल, और या तो नन ऑफ दी अबव? बताइए। बहुत सिंपल मैंने पूछा था, मैंने अपनी क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी बोथ आर इक्वली लायबल। अब आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपके मॉड्यूल से मैंने फ्रेम किया था, मॉड्यूल में भी एग्जांपल दिया, आपके मॉड्यूल में एग्जांपल दिया, मैंने उसी एग्जांपल को फ्रेम करा था यहाँ पे। बस समझ आ रहा? बस वहां पे पार्टीज थोड़ा ज्यादा थी, मैंने पार्टीज खाली 3 कर दी थी। आपके मॉड्यूल का है, और एग्जाम एक्सप्लेनेशन देखिए। अ मैन मे बी हेल्ड फुली लायबल even when he has taken no part in the actual commission of
क्राइम, आप ध्यान से सुनो हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए कौन सा बता रहा हूं। ए एंड बी है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची है। कॉन्स्पिरेसी रची किसकी? फॉर मर्डर। कॉन्स्पिरेसी फॉर मर्डर। तो बेटा पहला ऑफेंस तो हो गया ये, पहला ऑफेंस तो ये हो गया, पहला ऑफेंस तो ये हो गया, सेक्शन नंबर 120 बी के अंदर दोनों चार्ज होंगे, पहली बात तो, और दोनों होंगे ए एंड बी बोथ। पहला ऑफेंस तो ये हो गया। मगर दूसरे ऑफेंस की क्वेश्चन जो हमारा है वो दूसरे ऑफेंस की बात हो रही है, किसकी? मर्डर की बात हो रही है, मर्डर की। बेटा ये जो मर्डर है ये करा है, कमिट किसने किया है? सिर्फ मिस्टर मिस्टर बी ने कमिट किया है, शायद सिर्फ मिस्टर बी ने कमिट किया, मगर मिस्टर ए खाली खड़े होकर देख रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि सर सिर्फ मिस्टर बी लायबल होगा कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों लायबल होंगे? तो इसका आंसर ये है कि जब भी आप कोई कॉन्स्पिरेसी करते हो टू कमिट एनी ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी करते हो टू कमिट एनी ऑफेंस, जब तक वो ऑफेंस पूरा नहीं हो जाता है जिसमें आपने कॉन्स्पिरेसी करी है, जितने लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी है सब के सब लाइबल होते हैं, सब के सब लाइबल होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस जिसके लिए आपने कॉन्स्पिरेसी करी है। भले ही आपने एक्चुअल में कुछ ना करा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है? एक्चुअल में भले ही आपने कुछ ना करा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ड्यूरिंग द कोर्स, अब मर्डर करते करते आपने और भी अगर चीजें करी, मर्डर करते करते, मर्डर तक करने तक आपने और भी बीच में कोई चीजें करी हैं, लूटपाट करी है, मारपीट करी है, उन सभी ऑफेंसेस के लिए जो भी पार्टीज ने कॉन्स्पिरेसी रची है वो सब की सब लाइबल होती है। समझ आती है? समझ आती है? तो यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी अपने मर्डर की करी थी मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, इसके लिए दोनों मिस्टर ए एंड मिस्टर बी विल बी इक्वली लाइबल, दोनों के दोनों इक्वली एंड फुली लाइबल होंगे। भले ही दोनों में से एक पार्टी ने कुछ भी ना किया हो, खाली षड्यंत्र रचा हो और चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहा हो, मगर फिर भी वो लाइबल होगा। आता है समझ? आता है समझ? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस? कौन सी प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस? ऑफेंस नहीं है। अब हम लोग को पता है सर, हम लोग को पहले से पता है कि सर इन जर्नल अगर बात करी जाए, प्रिपरेशन इज नॉट अ क्राइम। इन जर्नल, इन जर्नल अगर बात करी जाए तो मेयर प्रिपरेशन इज नॉट अ क्राइम, मगर उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं अगर उनकी आपने सिर्फ प्रिपरेशन भी कर दी ना तो भी उसको ऑफेंस मान लिया जाता है। मगर हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा ऑफेंस है अगर उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जा रहा, मतलब कौन से ऐसी चीजें जो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करती। चार ऑप्शन आपको मैंने दिया था। नंबर 1, प्रिपरेशन फॉर द डकैती इन अ बैंक, टू मेक डाई फॉर कॉन्टरफिटिंग कॉइन्स, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और लास्ट था प्रिपरेशन फॉर द रॉबरी ऑफ अ बैंक। और करेक्ट आंसर इसका क्या था? इधर आइए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिपरेशन फॉर रॉबरी ऑफ अ बैंक। इसकी अगर आप प्रिपरेशन भी करते हैं ना तो ये ऑफेंस नहीं है, ये एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करता। देखिए, प्रिपरेशन अलोन इज नॉट इनफ टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम, ये जर्नल बोल रहा है, जर्नल पॉइंट है। जनरली, जनरली प्रिपरेशन इनफ इज नॉट इनफ टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस जहां पे क्राइम होता है। और देखिए, पहला प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो तो क्राइम है हमारे ऑप्शन में। कॉन्ट्राफिटिंग कॉइन्स ये भी है, प्रोसेसिंग कॉन्ट्राफिटिंग कॉइन्स ये भी आपका इसकी प्रिपरेशन करते हो, ये भी ऑफेंस है, और मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती ये भी ऑफेंस है। तो ऑफेंस क्या नहीं है सर हमारे ऑप्शन में? बचा क्या फिर? बचा क्या सर? बचा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका, इसकी प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो ये ऑफेंस नहीं है। मैंने क्वेश्चन क्या था? विच इज नॉट एन ऑफेंस। आता है समझ? आता है समझ? बेटा बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछे थे, ठीक है, मगर फिर भी मुझे 5 विनर नहीं मिले, 5 विनर मुझे नहीं मिले, मैं बता दे रहा हूं, मुझे विनर मिले हैं 4। देयर आर विनर्स, देयर आर विनर्स, देयर आर विनर्स, 4 विनर है मेरे पास, ठीक है, 4 विनर है, उनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। और एक दो बच्चे और ऐसे थे, आंसर उनके सही थे, मगर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना थोड़ी एडिटिंग करी हुई है। एडिटिंग, बेटा अगर आपने एडिटिंग करी ना, एक बार आपने आंसर दे दिया कमेंट में और फिर से आपने अगर चेंज किया ना, वो हम लोग को पता चल जाता है, वो हम लोग को पता चल जाता है कि आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिटिंग करी हुई है। तो एडिटेड अगर आपके आंसर के सामने लिख के आ गया बेटा, मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। तो जो भी आंसर आपको देना है एक बार में देना है, बहुत सोच समझ के देना है, एडिट आप नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ आ रही है?
क्लियर है? बी लॉयल टू योरसेल्फ, बस यही बोलूंगा। चलिए, तो विनर्स कौन है हमारे एपिसोड नंबर 3 के? विनर्स कौन कौन है देखिए। विनर्स मैंने नाम लिख दिए है, मैं नाम लिख के लाया हूं, नाम लिख के लाए हैं, नाम लिख के लाए। देख लीजिए विनर्स क्या है। अब देख लीजिए, मैंने आईडी भी लिख दी है और जिसने लास्ट डिजिट प्रोवाइड करी थी वो भी लिख दिया। पहला आपका @राज म्यूजिक, ठीक है, लास्ट डिजिट बच्चे की थी 9272। सेकंड विनर @साहिल, लास्ट डिजिट आपके फोन नंबर फोन की है 7889। और एक और बच्चा है विनर नंबर थर्ड जो हमारा है, वो है @शिवांगी उपाध्याय 2533 एंड द लास्ट विनर, जो लास्ट विनर हमारा है, लास्ट विनर @वंशिका 813 @वंशिका 813। हमारे ये 4 लकी विनर हैं जो कि एलिजिबल है टू गेट द प्राइज money, to get the prize money, and many congratulations to all the winners and all the best for further questions। बहुत अच्छा लगता है कि जब भाई कुछ बच्चों के, मैं चाहता हूं कि सभी के जितने भी कमेंट आए सबके आंसर्स एकदम सही हो, ठीक है, मगर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे। कुछ कुछ बच्चों के 5 में से 4 क्वेश्चंस भी सही हैं, उन्होंने अटेम्प्ट अच्छा किया, मगर कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो पांचों देगा आंसर उसको प्राइज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बेटा बता दे रहा हूं, आज के जो क्वेश्चंस हैं उसका अगर आपने प्राइज जीत लिया, सच बता रहा हूं, आप बोलोगे सर मजा आ गया प्राइज देख के, मजा आ गया। सही, ठीक है। चलिए, अब ये जो ऑल द विनर्स, जितने भी विनर्स हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर, मैं नंबर लिख दे रहा हूं टू अवेल योर प्राइज। नंबर है आपका 95 सॉरी 9560196402। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और आप अपना प्राइज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग एपिसोड नंबर 4 के अपने क्वेश्चंस पे कि भाई आज के क्वेश्चंस क्या हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैंने पांच पांच क्वेश्चन शायद बनाए, मैं देख लेता हूं, और सब मैंने यस और नो के फॉर्म पे बनाए हैं, बट आई वांट द एक्सप्लेनेशन, आई वांट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? मिस्टर ए एलिजेस दैट बी हैज कमिटेड, मिस्टर ए ने एक एलिगेशन लगाया है कि भाई साहब मिस्टर बी हैज कमिटेड सम ऑफेंस, द मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉन कॉग्निजेबल, the station house officer or the police station wants to treat the case as cognizable, can this be challenged, can this be challenged? क्या बोल रहा है? मिस्टर ए ने एलिगेशन लगाया बी के ऊपर दैट इसने कुछ ऑफेंसेस किए हैं और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंस जो उसने करे हैं वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर के हैं। तो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है या पुलिस स्टेशन है wants to treat the case as a cognizable, कैन दिस बी चैलेंज्ड? क्या ये चैलेंज किया जा सकता है? द आंसर, द ऑप्शंस, आंसर आप देंगे, मैं तो ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शंस आर ए एंड बी, और ए है यस या बी है नो। क्लियर है? विथ एक्सप्लेनेशन, एंड एक्सप्लेनेशन मुझे सही चाहिए, एक्सप्लेनेशन गलत होगी मैं अब करेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, आपसे 1-2 पेज नहीं मांग रहा, 1-2 लाइन लिख के दे दो, मुझे समझ आ जाएगा, मुझे समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, a magistrate of first class passes a sentence of imprisonment for a term of 3 years, for a term of 3 years with a fine, मतलब and a fine of rupees and 10,000 rupees, ठीक है। And in case of failure to pay the fine, अगर आपने फाइन पे नहीं किया, to serve an additional imprisonment of for another 1 year, और उसने बोल दिया कि भाई साहब अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो 1 साल की सजा आपको एक्स्ट्रा काटनी पड़ेगी। The convict feels aggrieved by the sentence. Can he prefer an appeal against this judgment of the court? क्या भाई इस जजमेंट के अगेंस्ट क्या वो अपील फाइल कर सकता है? ऑप्शन यस या ऑप्शन नो, ऑप्शन यस या ऑप्शन नो। क्लियर है? बहुत सोच समझ के और शुरू करिए आंसर टाइप करना, शुरू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a requisition was received by sub-inspector, requisition was received by sub-inspector of a police station from another police station to arrest Mr. Sameer in connection with the commission of non-cognizable offense, non-cognizable offense. Can the sub-inspector arrest Mr. Sameer? क्या वो सब इंस्पेक्टर मिस्टर समीर को अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता?
है। समझ आ रहा है? अ रिक्वेजिशन वाज रिसीव्ड बाय द सब इंस्पेक्टर ऑफ अ पुलिस स्टेशन फ्रॉम अनदर पुलिस स्टेशन टू अरेस्ट मिस्टर समीर in connection with the commission of a non-cognizable offense. Can the sub inspector arrest Mr. Sameer? Yes or no? I hope क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुन्ना भाई. मुन्ना भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है. मुन्ना भाई हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन द चार्जेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस. ऑन द चार्जेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस के चार्जेस में मिस्टर मुन्ना भाई को पुलिस ऑफिसर ने क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया. वेदर मिस्टर मुन्ना भाई वेदर ही कैन अप्लाई फॉर द बेल, वेदर ही कैन अप्लाई फॉर द बेल. तो मुन्ना भाई को पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है ऑन द चार्जेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. तो क्या मुन्ना भाई बेल के लिए अप्लाई कर सकता है? यस और नो, यस और नो. एंड द लास्ट क्वेश्चन है, while making agreement of lease, the actual amount should be entered rupees 5 crore. 5 करोड़ की अमाउंट एंटर करनी थी, ठीक है, बट पार्टीज मेड द लीज एग्रीमेंट ओनली फॉर रुपीज 4 करोड़. लो भाई, लिखना था 5, एक्चुअल में लिखना कितना था? 5, मगर पार्टीज ने जानबूझ के क्या करा है? 4 करोड़ लिखा है, जस्ट टू अवॉइड व्हाट? स्टैंप ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस. क्योंकि भाई जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतना ज्यादा स्टैंप ड्यूटी एंड टैक्स पे करना पड़ेगा. तो उन्होंने क्या करा? अमाउंट को कम शो कर दिया, ठीक है. व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड? ऑफेंस तो सर हुआ है. अब ऑफेंस कौन सा हुआ है ये आप बताएंगे. ऑफेंस कौन सा हुआ है ये आप बताएंगे विद 1 और 2 लाइंस एक्सप्लेनेशन. आता समझ? तो ये हमारे आज के एपिसोड नंबर के 5 क्वेश्चंस थे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के आंसर करेंगे, और जिसका पांचों का पांचों आंसर सही होगा वो एलिजिबल होगा टू अर्न द प्राइज. और एक ऐसा प्राइज है आप सोच भी नहीं सकते. ऐसा प्राइज देंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला है. चलिए, ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स ऑफ एपिसोड नंबर 3. और आगे के लिए इस एपिसोड के आंसर देने के लिए सबको गुड लक. चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद द आंसर्स. चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर.